सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैं आपके सामने नौ दुर्गा की श्रृंखला में लेके आ रही हूँ ऐसी बेबाक, बिंदास, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल द वेरी फर्स्ट लेडी ऑफ कानपुर, द मेयर ऑफ कानपुर, श्रीमती प्रमिला पांडे जी, जिनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसको देखकर आप जरूर से इंस्पायर होंगे। आज 68 वर्ष की उम्र में मैडम सारा दिन काम करती हैं और बेबाक तरीके से उनका जो एक एटीट्यूड है, जब वो स्कूटी पे हर गली मोहल्ले में जाके निकलती हैं और उनको फटकार लगाती हैं जहां पर उनके मन का कार्य नहीं हुआ होता। मैडम को मैं बहुत ही नमस्कार करती हूं और उनसे बहुत कुछ सीखने में है। जब मैंने उनको इंटरव्यू के लिए बताया और अपनी ये मंशा बताई कि मैडम मैं चाहती हूँ कि आपके व्यक्तित्व से आज की जो बच्चियाँ हैं, आज की जो महिलाएं हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखें और आप एक इंस्पायरिंग आइकन ऑफ कानपुर के तौर पे जानी जाएं, तो उन्होंने सहर्षी मुझे हाँ कर दी। मैडम प्यार से ताई जी, दादी जी, अम्मा जी के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए आज के इंटरव्यू में हम मिलते हैं प्रमिला पांडे मैडम जी से। मैम बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय से हमें थोड़ा सा समय दिया है और उद्देश्य सिर्फ एक है कि कानपुर की महिलाओं तक यह संदेश जाए कि आप जैसी महिला आज इतने उच्च पद पर आसीन हैं, तो उन्होंने अपने समय में जितने भी उनके सामने चैलेंजेस आए, जितना भी सब कुछ आया, उसको कैसे उन्होंने ओवरकम किया। तो मैडम ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं यहाँ देख रही थी महापौर की लिस्ट, तो उसमें आप दूसरी ही महिला हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने दूसरी बार भी महापौर का चुनाव जीतकर आप यहाँ तक आई हैं। जाहिर सी बात है कि आपने कानपुर के लिए बहुत काम किया है। कानपुर का जो सीन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हम कानपुर में रहते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कानपुर में कितना बदलाव आ गया है। बहुत कुछ आना बाकी है, बट आपके अथक प्रयास और परिश्रम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, बचपन में आपको लेके जाती हूँ बचपन में क्या आपने कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स को एज अ करियर, राजनीति को एज अ करियर बनाएंगी? धन्यवाद रेणु जी। सर्वप्रथम तो मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे चुना अपने फिल्म में या अपने किसी संस्था से हमको जोड़ा जी। अब आपने बचपन की बात बोली तो बचपन अब याद आ गया। सर्वप्रथम तो अपने मैं स्वर्गवासी माँ कमला देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके बताए हुए गुणों से मैं आज यहाँ हूँ। मेरी माँ बराबर ये सिखाया करती थी कि कभी किसी के साथ अन्याय न करना, लेकिन कभी अन्याय बर्दाश्त न करना। बिल्कुल ठीक नंबर बात है जी। नंबर 2, मेरी माँ ये कहती थी कि महिलाओं के लिए जैसे जो बना है, महिलाएं का ये स्वरूप है कि भगवान का स्वरूप लड़कियों को मानते हैं। आज भी गांव में लड़कियों को पैर छुआ जाता है। बिल्कुल मैम। तो जब तक हमारी 5 साल 7 साल की मेरी उम्र हुई, तब तक मेरी माँ यही समझाती थी। जब मैं 9-10 साल की हुई तो मेरी माँ की ही सीख थी कि जो आपका बड़ा भाई कहे आपको उसके कहने के अनुसार चलना है। फिर जब मैं बड़ी भाई 14-15 साल में मेरी शादी हो गई, मेरे पिताजी ने हमको भेज दिया, मेरी माँ ने हमको भेज दिया। तो मेरी माँ ने ये सिखाया था, अब ये घर तुम्हारा ये भी है, लेकिन अब तुम्हारा वो घर है जहाँ मैंने आपको भेजा। अब वहाँ का मेरी माँ का कथन था कि वहाँ का अगर आपके ससुराल का कुत्ता भी है तो उसको भी आप कभी न तो डंडे से मारेंगी, न तो उसको कभी डांटेंगी, और आपको सबको सम्मान देगी। सम्मान एक ऐसी चीज़ है, अगर आप हमें सम्मान दोगे तो आपको अपने आप सम्मान मिलेगा। ये सब देन मेरी माँ की थी। और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं 4 बहनें थी, लेकिन मेरी माँ ने उसका ये था कि मेरी बेटियाँ पढ़ें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी रेणु जी, मैं ऋणवादी उसमें अब ले जा रही हूँ कि लोग कहते थे कि क्या करेंगी पढ़ के, क्या करना है पढ़ के। यही गांव में लड़कियों का यही था, क्या करना है भाई, कि ससुराल जाना है,
और वहाँ जाकर पीसना है, कूटना है, खाना बनाना शादी है कर दो, बस और सारा बच्चे काम पैदा करना करो। है। लेकिन मेरी माँ की सोच अलग थी। मेरी माँ ने हम लोगों को, बहनों को पढ़ाया उन जवानों में। यस मैम। आपको रेणु जी बता दूं, कक्षा 5 तक जी। हम लोग अपने क्लास में अकेले थे। 10-20 गांव में हम ही लोग पढ़ने जाते थे। बताइए। एक हमारे यहाँ थे, वो मौर्य जी थे, हाँ। भगत जी। हाँ। वो उनकी लड़की माधुरी थी, वो मेरे साथ अच्छा। आई और वो कटनी में रहती थी, तो 5वीं तक वहाँ उसे वो पढ़ के आई। तो कहने का मतलब उन जमानों में मेरी माँ ने पढ़ाया। और मेरी माँ ने ये कहा था, कभी डर के जिंदगी न जीना, क्या बात। मौत एक बार आएगी, बहुत डरो बढ़िया। मत। और आप महिलाओं का ये है कि अपना आचरण, जी। अपना चरित्र, अपना स्वभाव जी। हमेशा, और अपनी जितनी अंग है, हाँ। सब जितनी आपके, उसको अपने कब्जे में रखो। बहुत ही। अगर वो आपके कब्जे में, आप उस पर काबू पा लिया, महिलाएं अगर अपने सारे उस पर काबू इंद्रियों पर काबू पा लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपको नथिंग, कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। होता क्या है, अब तब मैं पीछे की बात है, तो मेरी माँ ने हमको पढ़ाया, हम लोगों को जी। और हम लोगों का अच्छे घर में ब्याह कराया। चूँकि मेरी जो ससुराल थी वहाँ सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन जो मेरा मायका पक्ष था, मेरे पिताजी जिम्मेदार थे। अभी मैं आपको अपनी हवेली दिखाऊंगी, जिस हवेली में मैं पैदा हुई। और मेरे पिताजी 45 साल प्रधान थे गांव के। मेरे ताऊ जी ब्लॉक प्रमुख थे। मेरे पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ चलते थे उन जमानों में। तो कहने का मतलब कि हमारा खून में था मैडम, मेरे परिवार में था। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी, ताऊ जी सब, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो साधारण पहले लोग कांग्रेस के साथ थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान जाने ऐसा होना था या मेरी शादी ऐसी जगह होनी थी। मुझे आज भी याद है, 3 में या मैं 4 में पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अच्छा। लोकसभा। हाँ। लोकसभा चुनाव लड़े और हमारा ये प्रयास था पूरे गांव में, भाई सब पूरा गांव, तो गांव को गांव सब कांग्रेसी होते थे। एक मेरे शाम जी ताऊ जी थे, वो जनसंघ में थे। वो गांव से बगल में उनका एक झोपड़ी थी। और दीनदयाल जी आए और मेरा पता नहीं तभी से क्यों मैं वहाँ पहुँची, अपना बैग घर फेंका, मैं पहुँची, दीनदयाल जी हमको अपने गोद बिठाए और ये एक लोहे का बिल्ला हमारे फ्राक में लगा दिए। अच्छा। अब मैं वो बिल्ला लेकर आई, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे लग गया था, आया आवाज बताया, बाबूजी 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 बाबूजी, ये देखो वो अरे काका जी, बाबूजी बाबूजी, परमिलवा काका जी तो चली गई रही, काका जी तक की वो दीनदयाल जी जनसंघ वाले आए, उनके यहाँ चली। फिर हमको मार तो नहीं पड़ी, लेकिन डांट पड़ी। अब वो बिल्ला हम छुपा के अपने कापी पन्ने में रखते थे। रेणु जी आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता था मेरा भाई चुरा लेगा, और चुरा लेगा तो मेरा मिलेगा नहीं, क्योंकि रोज मेरा बैग झाड़ता, लेकिन मैं उसको छुपा छुपा के रखती थी। और जब मैं स्कूल जाती थी, तो जब देखती थी, क्योंकि वो मुझसे बड़ा था, हम प्राइमरी में थे, वो मिडिल में था, तो अपने स्कूल में लगा लेते थे, अपने हालात फ्राक में अपने लगा लेती, छुपा के लगा। तो वो बिल्ला बहुत दिन तक मेरे पास था, क्योंकि उसको छुपा छुपा के रखते थे। वो खाली बिल्ला ही रह गया और एकदम बिल्कुल उसमें वो लग गया, वो जो उसमें दीपक था वो सब खत्म हो गया। मैं बहुत दिन तक छुपा के रखी। अब मेरा सौभाग्य था कि मेरी शादी जहाँ हुई, मेरे जेठ आज दुनिया में नहीं है, पंडित उमाशंकर पांडे जी, वो भी गांव के 10 साल प्रधान रहे। वो आरसद शाखा में जाते थे, ये कानपुर में रहते थे, विक्टोरिया मिल में काम करते थे। वो उन जमानों में 64-65 में जब जनसंघ लड़ती थी तब वो काम करते थे। तो हमारा वो बिल्ला और हमारा दीनदयाल जी से मिलना, और फिर उसके बाद में इतने दिन के बाद में आना, ससुराल आना। तो 74-75 की बात आपको बता रहा हूँ। मैं वहाँ से 2-3 साल बाद कानपुर आ गई। कानपुर में मेरा पूरा परिवार रहता था, और एक भोला सिंह रहते थे, वो मेरे जेठ के साथी थे। वो दोनों जन एक साथ, या तलवार साहब हुए, वह मेरे हस्बैंड जो काम करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में, कहीं सरकारी गवर्नमेंट थे में काम करते थे। लेकिन तब भी वो
अपने घर वाला नाम उनका बब्बन था, उस नाम से पोलिंग एजेंट जरूर बनते थे। अच्छा। तो इतना अब जैसा तो था नहीं कि कंप्यूटर लगा है, हाँ। मोबाइल है। तो मेरा कहने में तो परिवार मेरा पूरा जनसंघ का था। जी। और मेरे भाई साहब यहाँ जाते थे, शाखा लगती थी कचहरी के सामने, जी। भोले सिंह के साथ जाते थे, भोला सिंह थे उनके साथ जाते थे। फिर मैं यहाँ आ गई। मैं 85 से तो मैं सक्रिय सदस्य हो गई। जी। मेरे गुरु थे सूर्यनारायण त्रिपाठी जी, अच्छा। वो महामंत्री थे। हाँ। तो उन्होंने हमको क्या कहते हैं कि बनाया सक्रिय सदस्य। हाँ। सक्रिय सदस्य तो मैं बनी थी जब गोपाल अवस्थी जी अध्यक्ष थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम 89 से हमने सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे कारपोरेटर का। हाँ। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब विक्टोरिया मिल में काम करते थे, उन्होंने थोड़ा मुझे मना कर दिया। कहने बहू, पर्दा मेरे यहाँ बहुत होता जी, था जी। और बहू और उनके बड़ा रिपुटेशन थी। हाँ, हाँ। तो हमने कहा कहने तुम काम करो। हाँ। फिर मैं बूथ से 89 से मैं पहले बूथ में भाई सिविल लाइन, अच्छा। फिर मैं मंडल में भाई, हाँ। फिर मैं महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष भाई, फिर हम राम तब तक बने राम जन्मभूमि वाले में हम 12 भूमि का मंदिर गिर रहा तो वहाँ हाँ। रही। और कई बार हम लोग जेल सेल अपना सब गए। हाँ। उसके बाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हमको कारपोरेटर का टिकट दिया। हाँ। मैं 10 साल कारपोरेटर रही। जी। फिर मैं चुनाव एक हार गई कारपोरेटर का। हाँ। लेकिन उसके बाद भी हमारी पार्टी ने हमको कहीं न कहीं लगाया। आप कार्य करती रही, लगातार नहीं, सक्रिय क्योंकि रही। मैं तो जी। क्या कहते हो बढ़ चढ़ के जहाँ ही प्रोग्राम होता था मैं कभी नहीं डरी, लाठी का डंडा का कुछ नहीं। मुझे याद है नंदलाल चौराहा पर लाठी चली। हाँ। हमारे गुरु के ऊपर लाठी हुई, उनका सर फट गया। ओहो। सर जब उनका फट गया, 2 शुगर के पेशेंट थे, दूसरी लाठी लगती तो शायद उनकी डेथ हो जाती। मैंने वहाँ हाथ रखा तो ये मेरा फट गया, आज भी आपका जो यहाँ मेरे टाके लगे। फिर उसके बाद यहाँ ये आपको देख रहे दिल्ली में लठ लगी। और फिर काला बच्चा वाले में जब हम लोगों ने बवाल किया तो मेरे लाठी में मेरा वो, उसमें सद्धे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कल्याण सिंह आए, कलराज जी भाई साहब आए, पूरी पार्टी आई। तो कहने का मतलब हमारी पार्टी ने हमको बहुत दिया। मैं महिला मोर्चे का अध्यक्ष रही, मैं महिला मोर्चे उपाध्यक्ष रही, मैं पूरे कमेटी में उपाध्यक्ष रही, मैं प्रदेश में रही। फिर मेरी पार्टी ने हमको हमारे क्या कहते हैं मेयर पद टिकट के लिए बताया। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी कि लोगों ने मैंने जो काम किया, उनके भी जो वर्क किया, उसका उन्होंने मूल्यांकन किया। हाँ। जिससे कि मैं पहली बार अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं, अपने पूरी पार्टी को उससे और पूरी कानपुर शहर वालों ने हमको चुनाव जिताया। और दोबारा मेरी पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास किया और फिर उन्होंने मुझ पर टिकट दिया। इस बार मैं क्या कहते हैं, पिछली बार से इस बार 1 लाख वोट ज़्यादा। तो ये मैं ये जानती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे जी। तो परिश्रम करोगे और बेगर उसकी चिंता किए हुए कि मैं परिश्रम कर बिना फल के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और दूसरी बात है कि मैंने पता चला आपने ये प्रोग्राम किया जी कि महिलाओं पर किया और 9 देवियों पर किया। जी। तो हमने सुना कि आपने हमको पहले दिन रखा शैलपुत्री। अब नवदुर्गे में हम विसर्जन करते हैं लेकिन उसमें माँ है। हाँ जी। वो मेरी माँ है, वो सब की माँ है। ये जो हम इसको ये लेकर आए हैं, मैं इसीलिए ये प्रोग्राम को लेके आना चाहती थी कि जब मैं अल्ट्रासाउंड्स करती हूँ या आईवीएफ के लिए पेशेंट्स आते हैं 10-10, 15 साल बाद आते हैं शादी के बाद, और उसके बाद भी उनका ये सवाल पहला होता है कि मैडम क्या लड़का हो जाएगा क्या। तब मुझे बड़ा ही कष्ट होता है कि आज के समाज में आज भी आप ये बात करते हैं कि क्या लड़का हो जाएगा क्या। आप 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन माताओं को पूजते हैं, और सड़क चलते आप बेटियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम समाज में देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। तो हमें सिर्फ यह ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी बेटियों को उन्नत बनाएं, बट ये भी ज़रूरत है कि हम ये समझें कि हमें अपने बेटों को क्या शिक्षा देनी है, क्या मॉरल वैल्यूज़ देनी है। सिर्फ मूर्तियों की पूजा करना नहीं सिखाना है, बट एक बेटी, एक महिला की इज्जत, रिस्पेक्ट सिर्फ घर में ही नहीं बाहर भी कैसे करनी है, ये सीखने की ज़रूरत है। तो हमें डबल स्टैंडर्ड जो हमने मैडम बना रखे हैं अपनी सोसाइटी में, उससे मुझे लगता है ऊपर उठने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए मैडम, हमारी जो सरकार है जी,
श्रद्धेय योगी जी, श्रद्धेय जी, मोदी बिल्कुल मानती हूँ मैम। योगी जी, मोदी जी ने जितना क्या कहते हैं हाँ। लड़कियों के बारे में, जितना उनकी सोच है, सोच बदल रही है, हाँ जी। लेकिन बहुत बदल रही है। हाँ, बहुत अब आप तेजी ये से बदल समझिए, रही अब है। कोई नहीं कहता कि बेटी बेटा, हाँ। एक सोच जिस दिन बदल जाए उस दिन दुनिया बिल्कुल एकदम, बेटी होने का कोई भी किसी को तकलीफ नहीं। तुम किसी की बेटी हो, हमारी अगर माँ होगी, मेरी माँ तो है नहीं, तो बेटियों के लिए आदमी इसलिए चिंता करता है। आज जो दहेज का जो है, बिल्कुल ठीक जब बात। तक हम दहेज लेना बंद नहीं करेंगे, दहेज देना नहीं, बिल्कुल, आदमी बिटिया पैदा हुए उसी दिन चिंता, उसी दिन कहाँ से शादी, चिंता। कहाँ अभी आईएएस लड़का ढूंढना तो उनकी तो बोली लगती है भैया, हाँ। पीसीआर लड़का ढूंढना तो उनकी, ये मानसिकता जिस दिन मैं निकाल दूंगी कि पैसा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, लेकिन पैसा इतनी भी ज़रूरत चीज़ नहीं है कि आप अपने सारे रिश्तों को तार तार कर दो। बिल्कुल मैम। और जो आज आप देखते हो कि उस लड़की के साथ ये हुआ, उस लड़की के साथ हो, ये कुछ तो क्या कहते हैं कि हमारी शिक्षा में, हमारे देखो बच्चे जब पैदा होते हैं तो लकड़ी का हरा जो कैनी होती है उसी हिसाब से जी मैम। उसको हम जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके वैसे से चले। मोड़ सकते हैं। तब भी ऐसे होता, लेकिन तब कभी कभी, अब जैसे आप कलकत्ता वाला मैटर देखिए, जी मैडम। आप वो दामनी वाला, ये सब देख के बहुत दुखद तब ये होता है, कष्ट दो बार होता है। जब बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तब होता है, तब आदमी कहता है ना कि बेटी न भई होती, और दोबारा पहली बार तो जब शादी में दहेज वाला, दूसरी बार जब हम अपनी बेटी का रक्षा नहीं कर पाते, हाँ। तो दुख होता है तो कि ये- बेटी, तब ये होता कि मेरा बेटा, और जिस पद्धति से बेटा उसी पद्धति से बेटी, तो बेटे बेटी में तो कोई फर्क होना ही नहीं। मैम यही पैसा, बताना हाँ। है अपनी बेटियों को कि ये जो 9 दुर्गों के रूप है वो हर महिला के अंदर है, अंदर और पहचानने कीजिए, बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। और ये माओं से गुजारिश है घर पे कि भाई अपनी बेटियों को इससे सक्षम करें। मैडम की शादी मात्र 14-15 वर्ष में हो गई थी, उनकी माँ ने उससे पहले ही उनको ये ज्ञान दिया कि निर्भीक बनिए, और वो ज्ञान आज मैडम की पूरी पर्सोना में, पूरी पर्सनालिटी में पूरा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। लाठियां भी खाई, जेल भी गई, इतना सब कुछ झेला, और आज इतने सारे लोगों के ऊपर रूल करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है मैडम कि आप ये समझे। मैम 14-15 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, हम लोग तो दुनियादारी जानते ही नहीं थे, बहुत ही छोटे रहे लेकिन आप ये समझ लो, मेरी माँ एक काम और हम लोग के ऊपर अत्याचार करती थी, इतना काम लेती थी। हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी आप समझिए, चूल्हे पर खाना बनना है, इतना साफ सफाई करना है, और चूल्हे पर सारा काम आपको A to Z क्या कहते काम करना है। और आपको बताया, मैं रोटी बनाती थी तो मुझसे रोटी फूलती नहीं थी। अभी बच्चे हैं नहीं, पीठ में मेरे आज भी निशान है। अरे मैं बेगर कपड़े से रोटी बना रही थी, मेरी बड़ी बहन थी, एक बार उसने बताया ऐसे बनाओ, ऐसे सेको, अभी फूल जाएगी, मेरी बन नहीं रही, उसने बनाया, चिमटे से फटाक से मेरे पीठ पे ठोक दिया। ये कहने होता कि यानी कहने का मतलब कि घर में स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन भी उतनी जरूरी है। जैसे मेरी माँ, जैसे हम लोग कहते थे, जैसे हम लोग गाँव गए देखते थे, उनकी भौजी आ गई, वो कोई काम नहीं कर रही, अब मेरी भी भौजी आ गई, हम भी काम नहीं कर रही, लेकिन मेरी माँ कहती थी भौजी तो तुम्हारे घर आ गई, तुमको किसी घर जाना है तो आपको काम करना ही है, कहने मतलब वो बैठी रहे, हम लोग काम करें, मेरी भाभियाँ बैठी रहें, हाँ। और हम लोग खाना बनाएं, हम लोग सब करें। तो उन्होंने मेरे जितने नस जो गांव बोलते हैं, हाँ, नस में, हाँ, नस काम करा के तोड़ के रख दिया, कर्मठ बना दिया आपको। और मेरी माँ बुजुर्ग थी, तब भी बोलती थी, आओ ले आओ, हाथ ऐसे करती, कहीं मिलाओ मेरे हाथ से, और हम लोगों को दबाती थी ऐसे, हाथ ऐसे दबाओ, कितनी मजबूती है तुम्हारे हाथ में, कितनी मजबूती। ये एक और मैडम तो ये सब मेरी माँ का देन है कि मैम जब आपको आज़ादी मिलती है तो ये उन बच्चियों के लिए और बेटियों के लिए भी है कि जब आपको आज़ादी मिली है अगर समाज में, तो उस आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठा। ये कर्मठ होना बहुत जरूरी है, और कर्मठ सिर्फ अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं, घर पे भी। ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज आप एक महिला हैं तो आपके बच्चों के लिए एक माँ है, आपके हस्बैंड के लिए एक पत्नी है, तो ये सारे रोल में समन्वय कैसे करना है, उसी का उदाहरण मैडम है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि नहीं, हमारा कहने मतलब अगर और सरकार ने हमें दे दिया, हमें 40%, 35%, 50% सरकार दे ही रही है, आने वाले समय में 50% हम लोगों का आरक्षण होगा, लेकिन
महिलाओं को हमेशा अपने हद में काम करना चाहिए। हद में, वो बहुत जरूरी है कि हद से- जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी। हाँ, जब भी आजादी मिले तो उसके साथ आपको जिम्मेदारी का नाजायज एहसास, उसका, हाँ, जिम्मेदारी का और एहसास किसी होना को उतना ही जरूरी है। अपने हमेशा आदमी सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना होना पाए। किसी के परिवार को, महिलाओं को हमेशा सोचना चाहिए किसी के परिवार में हमारे द्वारा कोई कष्ट नहीं। मैम, आपके जब आप पॉलिटिक्स में आई तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी फील्ड मानी जाती थी कि ज्यादातर मेल डोमिनेटेड थी, तो कुछ ऐसा एपिसोड आपको याद नहीं, है देखो, मुझे कि याद जब है। आपने इस चीज को रेजिस्ट किया नहीं, हो, बेटा, देखो, उसको मुझे- आगे बढ़े मुझे हो? याद है जी, मेरे बताया, मैंने मेरे सब गवर्नमेंट जॉब में थे, हाँ, और मैंने अपना राजनीतिक जीवन अकेले शुरू किया, अच्छा, और मेरा सपोर्ट मेरे परिवार का, तो मैं अपना चली जाती थी, अपना उद्योग लेना, माधोग देना, संगठन का काम हमने ईमानदारी से। आज भी मैं मेयर हूँ, हाँ, जो संगठन मुझको बता देता है मैं यहाँ काम करती हूँ, प्लस संगठन काम। आप समझिए मुझे 10,000 मेंबर बनाना है, हाँ जी, संगठन से मेंबर बनाना है। हाँ, हाँ, आप सपोर्ट करो कि मैं 3 घंटा काम कर रही हूँ, जा जाके रोज अगर बना तो मैं 400 भी बना पाई, और 5,000 फार्म में मैं यहाँ काम करने के बाद सब में मैं अपने हाथ से सब में दस्तखत करना सब कर रही हूँ, और एक एक जा करके मैं 200 300 मेंबर बनाऊंगी, 10,000 मेंबर बनाऊंगी। हमारा ये नहीं है कि आपने हमसे कह दिया कि काम करना है तो हमको, आपने काम दिया तो हमको उसको करना ही है। अब भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि हम 65 साल के तो होने वाले हैं, तो हमारे हाथ पैर में भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान आनंदेश्वर बाबा की कृपा से सब चल रहा है। अब आप मिली आज रीनू बेटा जी, तुम्हारी भावना और तुम्हारा ये फिल्म बनाने का या तुम्हारा करने का, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि अगर ऐसा महिलाएं समाज में अगर काम करेंगी तो निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन होगा। जी मैम, एक आप इतनी बड़ी फिगर हैं, अभी तो पहले तो आपकी कुर्सी पे आप थी तो मैं ये सोच रही थी कि आप महापौर हैं इसलिए आप बिग हैं, बट अभी तो आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि जो जर्नी आपने की है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आग थी कि मुझे ये करना है, और आपके अंदर हिम्मत थी कि आपने वो जो दीवारें थी ना समाज की, उनसे आगे बढ़ के पूछा। तो प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर बच्चे या बच्चियां वो आगे बढ़ के पूछने की ही हिम्मत नहीं करते, उस तक पहुंचते ही नहीं हैं। तो आपने हर स्टेप पे वो अपने मन की करने की, क्योंकि आप जानती थी आप ठीक हैं, और वो किया और आगे बढ़ी, और आज आप इस मुकाम करने तक के बाद हैं। ये सपोर्ट रहा ना, पारिवारिक सपोर्ट, पार्टी के सपोर्ट। हाँ जी मैम, हमारी पार्टी में मैं आज बता दूं, आज महिलाओं का जो सम्मान है, जी मैम, हमारे पार्टी में जो महिलाओं का सम्मान शायद किसी पार्टी में। जी, मैं इसलिए सौभाग्यशाली अपने को मानती हूँ कि मैंने, हमारा कार्य क्षेत्र रहा इसी जगह कि जहाँ मुझको काम करने की पूरी आज़ादी मिली, हाँ जी, और पूरा सम्मान मिला। सम्मान। अब आप रही बात करते हो कि आप कुर्सी पर, मेयर आपको बता दूं मैं 6 साल हो गया, 7वां चल रहा है। हाँ जी, मैं तो कभी ये पद को मैं कभी नहीं, मैं ये पद आता है मैडम, जाता है, सच बात है, लेकिन आप अपने उस पद पर रहते हुए सबका सम्मान करो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब सीख मेरी माँ ने दिया। हम तो कभी कभी भूल ही जाते हैं कि ये काम कर लिया। अब जैसे लोग बताते हैं कि अब आप मेयर हो तो आप इनको साथ चलो, तो क्या मतलब, मुझे कभी डर नहीं लगती जी, मेरा गनर है, देख कहता अरे माता जी आप चलिए, अरे हमका बेटा कल को तुम चले जाओगे तो रहना तो अकेले है, झेलना तो सब अकेले है, तो मैं अभी से क्यों ना झेलूं। बिल्कुल ठीक बात है ठीक है मैम। बेटा। मैम, कानपुर के लिए इतना कुछ किया है, और जाहिर सी बात है आपके मन में, आपके सपनों का कानपुर कैसा है, कैसे कानपुर को आप आज से 10 साल बाद देखना चाहती हैं? देखिए, जब मैं आपको बता दूं, मैं मुझे बताने में कोई वो नहीं, मैं कानपुर जब मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ, तब भी मेरे भाई, हम लोग अपने गांव से आए थे, हम तो पूरा जीवन गांव का था। हाँ, तो वो जौनपुर के पास के हैं मैम। जौनपुर मेरी मायका ससुराल दोनों जी, मेरे हस्बैंड ले आए, हम जौनपुर से बस द्वारा लखनऊ से बस से आना है, कानपुर आए जी, कानपुर आए। फिर यहाँ आए तो हम तो लोग पर्दा, तो यानी वहीं से पर्दा ही था भाई। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने आते मुझे बताया कि ये क्या कहते हैं, बिजली घर है परेड पर। तो हमने अपना घुघू उठा कर देखा, ये बिजली घर है। फिर वो आए, बताइए ये लाल इमली है। अच्छा, तो हमने फिर देखा, चल रही थी झक 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 लाल इमली, तो हमने लाल, क्योंकि उसी बगल मेरा घर जी, है। तो
तो फिर हम अपना देखा कि ये घर है, ये है। लेकिन ये मेरा जो शहर हमारा, आपको रेनू अगर आप यहीं के हो या यहीं की रहने वाली जी, ये हमारा जो कानपुर शहर है, हमारा कानपुर शहर प्रेम का शहर है। अपना ही यहाँ स्वाद है मैडम जितना यहाँ का। नहीं, यहाँ जितना प्यार लोगों पे भरा है, हाँ, उतना प्यार मैं तो अपने पूरे देश में ऐसा 2-4 जगह हम न गई हूँ, और हम तो बहुत जगह गए, लेकिन जो प्यार मेरे कानपुर में है, जो प्यार हमको कानपुर से मिला, हाँ, वो कहीं से कहीं और नहीं मिला। क्योंकि ये हमारा जो शहर क्रांतिकारियों का शहर जो कहा जाता है ना, वाकई में क्रांतिकारियों के साथ साथ प्रेम का शहर। प्रेम करके। यहाँ सब चाहता है कि जो आप बता रहे हो कि हमारा सपनों का, मेरा सपनों का जो कानपुर था, मैं जब मेयर बनी तो मुझे, क्योंकि मैं पार्षद भी थी, मुझे पता था, तो मैं ये चाहती थी कि भगवान, मैं आनंदेश्वर बाबा चूँकि मैं डेली जाती हूँ, तो जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो वहीं अर्जी लगा के आती हूँ रोज़, कि मैं ये चाहती थी कि मेरे शहर में ये हो जैसे हमने अभी ये पालकिया जो स्टेडियम था, हाँ हाँ, वहाँ पर हमने बहुत अच्छा, आप जाके देखिए, बहुत अच्छा बनवाया। जरूर। हाँ। अभी हम जो कथा पूजा होता था उसके लिए हमने श्याम पंडाल बनाया नारायण वहाँ नाना राव पार्क अच्छा में। जी। अभी मैंने प्रमिला सभागार बनवाया जिसमें सब लोग छोटा मोटा काम प्रोग्राम करें। अभी मेरा मन में, जब दिन मैं मेयर बनी तभी तक मैं एक महिला मार्केट बनाऊँ जिसमें सिर्फ महिलाएं हुनर हो। कानपुर का या आसपास के मैम यूपी का लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ नहीं, पर मिले? मैं आप सिर्फ ओनर महिला हूँ। मैं ओनर महिला और वो जी। मैंने स्वरूप नगर में पूरा हमने गिरवाया सब कर, अब देखो कब बनता है। हमने महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें की, महिला मार्केट हो, महिलाओं का, जैसे मोदी जी ने किया कि हमारे नाम, मोदी जी के रास्ता दिखाया हुआ बहुत, और योगी जी के जैसे उन्होंने राशन कार्ड महिलाओं का नाम बनाया। हाँ जी मैम, बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर एक वो है ये, तो पावर मिली लड़कियों को, उससे एक घर की नहीं, हाँ, आदमी गृहिणी ही को। कहता था कि हम ही हैं, सब हम ही हैं। अब आप नहीं हो, अब कुछ नहीं, अब आप मैं जाइए। आधार कार्ड मेरा है, आधार कार्ड मेरा लग तो रहा है। शहर की घर की मालकिन मैं मालकिन हूँ। मैं हूँ, बिल्कुल। गृह लक्ष्मी बना दिया उन्होंने, जो थी ये, हमेशा हाँ, से, बट एक ठप्पा तो भी ये लगाया काम उन्होंने। जो किया ये मोदी जी ने किया, भगवान ये बात को तो ऐसे बिल्कुल। बनाए रहे, ये मेरा प्रार्थना है योगी जी मोदी जी को। ठीक है बस एक बेटो? फाइनल मैम, आप सिर्फ कानपुर की महिलाओं के लिए नहीं, बट इस सभी देश की, एक तो बच्चियों के लिए और यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा चाहूँगी कभी पीछे मुड़ के न देखो। काम जब चालू करो, जो अपना बिगिन हो, जो उसको करना है, फिर आप उसमें भटको नहीं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अपना ये एक बनाओ, उस पर फिर पीछे मुड़ के न देखो, और कभी ये तो सोचो नहीं कि कौन क्या कह रहा है आपके बारे में। अगर आपने ये सोच लिया कि हमारे बारे में करें, तो गांव में एक कहावत है कि कौआ, कोई कहता कौआ तुम्हारा कान ले गया, तो कौआ कान न ले जाए, अपना कान देखो, कान है, कौआ उड़ गया। आप उस काम को ईमानदारी से, लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह नहीं करना है। देखो लोग तो क्या कहेंगे, वो तो एक कहावत है ये, हाँ। कि बाप बेटे जा रहे थे तो गधा पकड़ के ले जा हाँ, रहे थे। एक वो कहानी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है बिल्कुल बेचारे। सही तो बात। ये सब तो लोगों की बात नहीं करनी है। आप अपने जहाँ पर जो काम करो, किसी को कोई कष्ट न हो, और अपने काम में आगे निकलते जाओ। और अगर आप ईमानदारी से उससे काम करोगे तो कहीं आपको कोई रुकावट नहीं आएगी हमारी सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इस वीडियो के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मेरे भी बहुत सारे, मुझे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। फिर आपसे कभी ज़रूर, कभी मन करेगा तो फिर आपके साथ ज़रूर नहीं, अब आप हमारे यहाँ आए हो, अब मैं खुद आऊँगी। थैंक यू।